बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 21 कानून शहादत ऑर्डर 1984 पार्टीज का रवैया उनका मुहर्रक एज ए रेलिवेंट फैक्ट डिफाइन कर रहा है। आर्टिकल 21 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत जो कंडक्ट मुतलका रेलिवेंट करार दिया गया है वो एक ऐसा कंडक्ट होना चाहिए जो डायरेक्ट या फौरी तौर पर फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से मुतासिर हुआ हो। उसके अंदर ऐसा कंडक्ट कतई सूरत शामिल नहीं है जो किसी दरमियानी वजह से ज़ाहिर हुआ है। ऐसे इशारे जो एक फौत होने वाले शख्स ने अपनी मौत से पहले इन सवालात के जवाब में दिए जिनसे इन हालात के मुतालिक पूछा गया जिन हालात में उस शख्स की मौत वाक़या हुई है, बतौर कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड उसको साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सिर्फ इन इशारों को ले लिया जाए उस फौत होने वाले शख्स के, जो उसने इशारों से सवालों का जवाब दिया कि किन हालात में उसकी डेथ हो रही है, किन हालात में वो ज़ख्मी हुआ था, और इन सवालात को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए जिसके नतीजे में इशारात किए गए, तो फिर वजह मौत के साथ इन इशारात का ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता और ये चलन रेलिवेंट फैक्ट नहीं बन सकते। बुनियादी तौर पर आर्टिकल 21 के तहत किसी फरीक या उसके एजेंट या वो शख्स जिस पर किसी जुर्म के इल्ज़ाम में कार्रवाई हो रही हो, उसका किरदार या उसका चाल चलन रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे सामने आता है। इसी तरह दीवानी मुकदमात में जो पार्टीज टू द सूट हैं और फौजदारी मुकदमात में दोनों पार्टीज, अक्यूज पार्टी एंड प्रोसिक्यूशन पार्टी, मुस्तगीस पार्टी, आपस में पार्टीज हैं। और फौजदारी मुकदमे में ऐसा मुकदमा जिसमें पुलिस रिपोर्ट पर दस्तंदाजी की गई है, उसमें जुर्म का शिकार शख्स फरीक नहीं होता, स्टेट की तरफ से ही वो केस दायर किया जाता है। याद रखिए कि आर्टिकल 21 कानून शहादत ऑर्डर 1984 अप्लाई हमेशा किसी गवाह के रवैये पर भी नहीं होता, लेकिन इससे ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि पार्टीज को ही मुराद लिया गया है, गवाह के रवैये पर बिल्कुल नहीं है। इससे ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि गवाह के रवैये को मुकम्मल तौर पर आपने नज़रअंदाज करना है, बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी गवाह की शहादत को कबूल करना या रद्द करना इस गवाह के रवैये या उस गवाह के किरदार को बुनियादी हैसियत हासिल है। इस बात को समझने के लिए आर्टिकल 21 के तहत जो रेलिवेंट कंडक्ट सब्सिक्वेंट और प्रीवियस जो कंडक्ट है वो इस तरह से रेलिवेंट हो जाता है कि पुराने ज़माने में या माजी में किसी जुर्म की जो तैयारी प्रिपरेशन की गई या इर्तिकाब जुर्म की जो कोशिश की गई, जो इशारात इंडिकेटर्स उस प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं वो उसमें फाल करते हैं, वो रेलिवेंट फैक्ट बन जाते हैं। और ऐसी शहादत की फराहमी जो किसी फरीक मुकदमा की जानबदारी में हो, और ऐसी झूठी शहादत करना, मसलन प्ली और फैली बाई के उज़्र के लिए कोई जैली डॉक्यूमेंट तैयार करना या किसी डॉक्यूमेंट में इस तरह तब्दीली करना कि उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सके। उसके अलावा पागल होने का बहाना करना, प्ली लेने की कोशिश करना, बिफोर कंडक्ट जो जुर्म सरजद हुआ है अगर कोई, तो उससे पहले पुरजोश रवैया, एक दूसरे के साथ बयानबाजी और एक दूसरे के साथ पहली लड़ाई, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। और उसके बाद जब जुर्म का सरजद हो जाना हो गया, करार पाया है, जुर्म हो गया है, उसके बाद उस जुर्म के सबूत मिटाने के लिए शहादत को ज़ाया करना, फैब्रिकेट करना, उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करना, बाज़ अपनी शहादत को छुपाना, अपनी शनाख्त को छुपा जाना, अपना भेस बदल जाना, अपने आप को छुपा लेना, भाग जाना मौके से,
absconds कर जाना और अदालत के अफसरान को रिश्वत देकर या गवाहों को हाजिर होने से रोक कर मुकदमे के ऊपर असरअंदाज होना, गवाहों को धमकियां दे के असरअंदाज होना, ये तमाम मामलात जो हैं, हत्ता कि सिविल सूट में मुकदमा दायर करने में ताख़ीर करना, ये तमाम ऐसे कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ हैं जो रेलिवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। याद रखिएगा कि किसी जुर्म के वकू पजीर होने के बाद मुल्ज़िम का रवैया उसको मुजरम करार देने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए इस रवैये को रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द एविडेंस कहा जाता है और ये मुतल्लिका शहादत बन जाती है जो कोरैबोरेट कर रही होती है, क्योंकि मुल्ज़िम जब अब्सकॉन्ड कर जाता है उसकी मफरूर ही उसको मुजरम करार देती है, लेकिन मैस सिर्फ़ और सिर्फ इस शहादत की बिना पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि ये बंदा जो है ये अब्सकॉन्ड कर गया था, भाग गया था, तो इसलिए यही मुजरम है, इसको कन्विक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर एक कंडक्ट ऑफ अक्यूज रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है कि ये बंदा हर भागा क्यों था, हर क्या उनसी ऐसी वजह थी कि जुर्म के इर्तिकाब के बाद ये फौरी तौर पर फरार हो गया। क्योंकि बाज़ लोगों पर अगर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो वो मासूम होने के बावजूद भी मुकदमे की पैरवी करने की बजाय बेचारे भाग जाते हैं, अब्सकॉन्ड कर जाते हैं। और रूपोशी अब्सकॉन्डेंस की शहादत इर्तिकाब जुर्म में तायदी शहादत के तौर पर कबूल की जा सकती है। कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस के तौर पे मफरूर हो जाना जो है एक ऐसा कंडक्ट है एक अक्यूज पर्सन का जो कि रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है, कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है। लेकिन उसे मफरूर साबित करने से जुर्म को साबित करना या ना करना, इससे कोई उसका ताल्लुक नहीं है। जुर्म साबित नहीं होता कि अब्सकॉन्ड कर गया था तो यही मुजरम है और इसको इसी बिना पे कंडक्ट कर दिया जा सकता है। ये बात 1970s में डिस्कस हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये एक रिपोर्टेड केस है PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 633 के अंदर। अब सवाल ये है कि आया मुल्ज़िम का रूपोश हो जाना इस्तगासा के लिए कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है? और असल में मामला ये है कि हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। इस बात का फैसला उस मखसूस केस के मखसूस वाक़यात और मखसूस हालात के मुताबिक ही किया जाएगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 423 के अंदर। याद रखिएगा कि किसी मुल्ज़िम का फरार हो जाने का कंडक्ट जो है जुर्म के फौरी बाद एक कमज़ोर किस्म की कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, और इस बात का तयन करना कि वो गिरफ्तारी के खौफ से फरार हो गया या ट्रायल से बचने के लिए फरार हो गया, इस बात का फैसला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस मखसूस मुकदमे के हालात और वाक़यात के मुताबिक किया जाएगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है PCRLJ पेज 1981 है, पेज है 514 में, और PLJ 1981 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है CRC पेज 514 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। असल में बाज़ औक़ात बेगुनाह शख्स भी जब किसी जुर्म की इत्तला मिलती है तो फौरी तौर पर भाग जाते हैं, और रूपोश हो जाना किसी शख्स का जुर्म के फौरी बाद इर्तिकाब जुर्म की तायदी शहादत के तौर पर तो लिया जा सकता है, और दीगर शहादत भी जो कन्विक्ट करने के लिए या सज़ा याबी के लिए मौजूद है उसके साथ ये कोरैबोरेट होगा। है कमज़ोर किस्म की शहादत क्योंकि ये कोरैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, और इसका फैसला जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो है ये डिटरमिन किया जाएगा। और मुल्ज़िम की रूपोशी जो है जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसकी शहादत की वक़्त का इन्हसार हर मुकदमे के स्पेसिफिक हालात व वाक़यात के ऊपर होता है, और ये जो भाग जाना है, मफरूर हो जाना है, ये बात मुल्ज़िम के जुर्म या बेगुनाही दोनों के साथ कोरैबोरेट हो जाती है। लेकिन आम तौर पर मुल्ज़िम की जो रूपोशी है
اس کے جرم کے ثبوت کے طور پر اس کو کریبوریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فوری طور پر بھاگ گیا تھا۔ یاد رکھیے یہ کمزور قسم کی شہادت ہے، اور یہ قطعی صورت جو ہے یہ فیصلہ کن شہادت نہیں ہوتا۔ اور اس آرٹیکل جو 21 ہے قانون شہادت آرڈر 1984، ایسی شہادت قانونی طور پر ایڈمیزیبل بھی ہے کہ یہ آبسکاؤنٹ کیوں کر گیا تھا، بھاگا کیوں تھا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ایل ڈی 1978 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 اور پی ایل ڈی 1978 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 41، اس کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ شہادت نے اگر یہ ثابت کیا ہے کہ ملزم ارتکاب جرم کے فوری بعد روپوش ہو گیا تھا، اور ملزم سے جب کراس ایگزامینیشن کے دوران روپوش ہونے کے متعلق سوال نہیں کیے گئے اور روپوش ہونے کو جرح کے اندر زیر غور نہیں لایا گیا، تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ حالانکہ استغاثہ نے شہادت اس انداز سے فراہم کی ہے کہ کوریبوریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب جرم کے فوری بعد ملزم روپوش ہو گیا، اور یہ کوریبوریٹ کر رہا ہے کہ یہی ملزم جو ہے یہی مجرم ہے، اسی نے جرم کیا ہے۔ اب بات ہے کہ یہی پوائنٹ کو انہوں نے کراس ایگزامینیشن میں پٹ ہی نہیں کیا اور اس بات کو کہیں ڈسکس ہی نہیں کیا، تو اس وجہ سے ملزم کی فیور میں یہ بات جاتی ہے، اور اس بنا پر یہ قطعی صورت یہ ایک تائیدی حالت تو ہے، اور کسی بھی ملزم کو اس حوالے سے کنوکٹ کرنے کے لیے اس کیس کے مضبوط جو شہادتیں ہیں دوسری ان کے ساتھ اس کو کوریبوریٹ کیا جائے گا، اور ان کی کوریبوریشن کی بنا کے اوپر ہی پھر کسی اہم نتیجے پہ پہنچا جائے گا۔ اور اگر کسی مقدمے میں استغاثہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ملزم جو ہے وہ جائے وقوع سے بھاگ کر چلا گیا تھا اور گھر کو تالے لگا کے چلا گیا تھا، تو اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے، ٹرائل ہو جاتا ہے، تو اس کے روپوش ہونے کی وجہ بیان کرنے کی ذمہ داری ملزم پہ ہے کہ اس نے آ کے بتانا ہے کہ جناب وہ ایک شریف شہری ہے، اور لڑائی جھگڑا اور مار پٹائی کے ڈر سے فوری ہراسمنٹ کے ڈر سے وہ فوری طور پر بھاگ گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ آرٹیکل 21 کے حوالے سے کوئی بیان بطور چلن اس وقت تک ایڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ نہیں لیا جائے گا جب تک کہ وہ چلن کی توضیح نہ کر دے یا چلن کے ساتھ مل کر اس کنڈکٹ جو ہے جو ریلیونٹ ہے اس کا حصہ نہ بن جائے۔ اس لیے ایسے بیان کو بطور چلن جو ہے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریلیونٹ کنڈکٹ ایکسپلین کرے، اور ایسے بیانات جو کریکٹر آف اکیوز سے متعلقہ تو ہیں یا پارٹی کے کنڈکٹ کے ساتھ متعلقہ تو ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے ہیں، ایک دوسرے معاملہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان بیانات کی جو معاملہ ہے وہ کوریبوریٹ کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک مقدمہ میں جب یہ ایویڈنس آ گئی ہے کہ اے زخمی حالت میں بھاگتے ہوئے جا رہا تھا اور بغیر کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ فلاں شخص نے اسے زخمی کر دیا ہے، مثلا اے جو ہے وہ بھاگ رہا تھا، بی اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو سی نے مارا ہے، فائر مار دیا یا کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہے، تو دین ایسا بیان جو ہے جو سی کے کنڈکٹ سے ریلیونٹ ہے یا سی کی پہلے اے کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی تھیں یہ ساری ریلیونٹ فیکٹ کے طور پر جو ہے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آرٹیکل 21 جو ہے وہ ان موٹیوز، ان پر تیاریاں یا ایسے کنڈکٹس جو ہیں کہ پارٹیز کے جو کہ بعد ازاں اس مخصوص جو فیکٹ ان ایشو ہے اس سے ریلیونٹ بن جاتے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اس پہ ہم مزید انشاءاللہ بات چیت جاری رکھیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔